FEMT जो है वो मैं कहती हूँ कि इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द बल्तिस्तानी पीपल कि उन्होंने आके ही हमें रोशनास करवाया कि बेसिकली एजुकेशन होता क्या है और आपको एजुकेशन किस लिए हासिल करना चाहिए। उसवा से एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सारे लोग उसवा के नाम से जानते हैं। ये एफएमटी क्या चीज़ है? कैसे एक जस्ट एक टीचर के बनाए हुए पेपर पे एक बच्चे को जज कर रहे होते हैं या असेस कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बैरियर है हमारे क्वालिटी एजुकेशन में। तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, बल्कि यह एक कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। और जब बात करें बल्तिस्तान जैसे खूबसूरत मगर दूर-दराज इलाके की, तो यहाँ मयारी तालीम फराहम करना ज़िम्मेदारी से बढ़कर एक मिशन बन जाता है। आज हमारे साथ मौजूद थे उसवा एफएमटी बल्तिस्तान रीजन की रीजनल हेड मैम ज़ाहिदा बतूल, जो न सिर्फ एक बेहतरीन मुंतज़िम है और बल्कि एक वाज़ेह विज़न भी रखती हैं। एक ऐसा विज़न जहाँ पे हर बच्चे को मयारी तालीम मुयस्सर हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। मैम सबसे पहले ये बताएँ कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? और उसवा एफएमटी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ सफ़र कब और कैसे स्टार्ट शुरू हुआ? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग आए और इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें मौका दिया। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ खरमंग से है और मेरी पैदाइश जो है वो स्कर्दू की है और यहाँ पे मैंने परवरिश पाया। और फ्रेंड्स एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट ने 2009 में स्कर्दू में उसवा एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया और उनका मेन फ़ोकस था कि बल्तिस्तान के जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देना। और यहाँ पे क्योंकि काम तो बहुत हो रहा था लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ-साथ हमें क्वालिटी टीचर्स भी चाहिए था, तो उनका सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचर्स की डेवलपमेंट थी। और थर्ड थिंग क्योंकि एक उसके लिए एनवायरनमेंट भी हमें चाहिए होता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक़्त आप स्कर्दू में देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट के 5 फोकस स्कूल्स हैं, जो उसवा के नाम से स्कर्दू में हैं, तो वो उनके क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उनके टीचर्स डेवलपमेंट पर। तो ये जो हमारा सफ़र है वो 2009 से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2026 में आप लोग देख सकते हैं हमारे अचीवमेंट्स को, हमारे स्टूडेंट के प्रोग्रेस को। इस वक़्त दुनिया के हर कोने में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एलुमनाइज़ हैं और इवन स्कर्दू के हर फ़ील्ड में हमारे एलुमनाइज़ जो हैं वो इस वक़्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और एक और चीज़ हमें ये अच्छी लगती है कि जब भी हम फ़ील्ड में जाएँ तो एक हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ऑब्ज़र्वेशन या फ़ीडबैक आप कह सकते हैं कि उसवा के स्टूडेंट्स चाहे जिस फ़ील्ड में भी हो, उनका अपना एक अलग विज़न और उनका अपना एक अलग वर्किंग स्टाइल होता है जिसमें ह्यूमैनिटी जो है वो प्रायोरिटीज़ पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी इस तरीके से हमने स्टार्ट लिया था और अभी हम लोग समझ लें कि आधा रास्ता तय कर चुके हैं। मैम बल्तिस्तान रीजन की डायरेक्टर होने के नाते और बल्तिस्तान जैसे इलाके में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना मुश्किल है? ओके, क्वालिटी एक्चुअली हम क्वालिटी को ना अभी तक अनपैक नहीं कर पाए हैं। क्वालिटी की मैं समझती हूँ कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। और बल्तिस्तान रीजन में अगर हम देखें तो बल्तिस्तान में आप देख सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना कोई चैलेंज इतना नहीं है, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज जो फील होता है जिसमें मैं जब अब मेरा इंटरवेंशन अब तक मुझे ये फील होता है कि बाय चॉइस कोई भी इस फील्ड में नहीं आ रहा होता एजुकेशन के फील्ड में। तो हम चाहे टीचर्स पर जितना भी इनपुट लगाएँ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, जब तक आपके ह्यूमन रिसोर्स इस एसेंस के साथ नहीं आएगा कि ये उनके मतलब इस फील्ड में आना उनकी चॉइस है और इस फील्ड में अच्छे से काम करना जो है वो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, तो ये फिर हमें थोड़ा-सा इश्यू रहता है। ये चैलेंज रहता है कि मतलब आए टीचर्स ने ट्रेनिंग ली लेकिन हम स्कूल में भेजते हैं तो वो कोई और सब्जेक्ट ले रहा होगा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ चीज़ें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हैं। लेकिन बल्तिस्तान रीजन में एक और चीज़ मैं फ़ील करती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो आपके क्वालिफाइड टीचर्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ-साथ एक चीज़ और आती है वो आपका करिकुलम है।
तो जब करिकुलम बनाया गया है, तो करिकुलम जो है वो आपका सिटीज़ में बन गए हैं जहाँ पे यहाँ के रिप्रेजेंटेशन कम होती है, जीबी के स्पेशली। और जीबी में से गिलगित का कल्चर चीज़ें डिफरेंट है, बल्तिस्तान के डिफरेंट है। बल्तिस्तान में इस वक़्त आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एरिया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो मुझे मेन चैलेंज जो नज़र आ रहा होता है वो ये है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्टेक्सचुअलाइज़ नहीं है, वो उनकी नीड और डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हमें ये होती है कि नई नेशनल करिकुलम की जो एसएलओ है, वी नीड टू कोप अप दैट कि हमें उसको ही अचीव करना है, या उसको ही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको आपने क्लास के अंदर हासिल करना है। तो ये एक चैलेंज मुझे नज़र आ रहा होता है कि हमारे बच्चे इसी वजह से अभी हम देख सकते हैं कि फील्ड में अगर हम यहाँ पे देख लें तो एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर जॉब्स में हमारे बच्चों के लिए मिनरल्स का बहुत ज़्यादा मार्जिन था, या फिर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का, और यहाँ पे लोकल कौन-सी चीज़ें उगती हैं। तो ये चीज़ें हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस हैं उनमें शामिल नहीं होता है। तो ये एक मेजर मुझे चैलेंज नज़र आ रहा होता है एज़ एन एजुकेशनिस्ट कि हम बच्चों को उस वे में नहीं लेके चल पा रहे होते हैं। थर्ड थिंग जो हमारा पर्सपेक्टिव्स जो या कह सकते हैं कि बिलीव्स अभी तक हम मैं कहती हूँ कि मेरी नाकामी है कि मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, वो है कि एक समेटिव असेसमेंट जो बच्चों को हम कर रहे होते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स हैव अ डिफरेंट लर्निंग स्पेस और कैपेसिटीज। तो हम कैसे एक जस्ट एक टीचर के बनाए हुए पेपर पे एक बच्चे को जज कर रहे होते हैं या असेस कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बैरियर है हमारे क्वालिटी एजुकेशन में। और थर्ड थिंग रिलेवेंसी की तरफ हम जो मैंने पहले भी इंडिकेट किया कि उसकी तरफ जाने की हमें ज़रूरत है। जो एजुकेशन सिस्टम को अगर रियल एसेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हम यूज़ करना चाहें तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है। मैम अक्सर हम लोग ये उसवा से एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सारे लोग उसवा के नाम से जानते हैं। ये एफएमटी क्या चीज़ है मैम? और ओके। ये कहाँ से कि कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? जी, जी। हाँ, ये फ्रेंड्स एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट ये एस्टेब्लिश हुआ है 1965 में। और पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके हैं जिसमें आपका मेडिकल में भी है, इनके आई हॉस्पिटल्स हैं, और स्कूल्स कराची में भी हैं, गिलगित में भी हैं, स्कर्दू में हैं, और क्वालिटी एजुकेशन पे 1965 से काम कर रहे हैं। और नीडी और ऑर्फन स्टूडेंट्स पहले ये लोग इनका फोकस होता था कि उनके स्कॉलरशिप देना और उनके क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग स्कूल्स की तरफ आए, तो स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को फोकस उन्होंने किया। फिर उन्होंने टीचर डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, जिस ऑफिस में भी हम बैठे हुए हैं, ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, ये भी एफएमटी के अंडर चल रहा है, और एफएमटी का ही ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। लेकिन हम लोग इम्पैक्ट और आउटकम्स पे यकीन रखते हैं। हम लोग अपने आप को एडवर्टाइज़ एफएमटी जो है वो अपने आप को अपने काम को एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसवा एजुकेशन सिस्टम के 5 फोकस स्कूल्स हमारे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 4 कॉलेजेस हो गए हैं स्कर्दू में, और 1 स्कूल है। इसके अलावा वैलीज़ में 11 स्कूल हैं उसवा के, जिनके टीचर्स ट्रेनिंग हम करवाते हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जितने भी कम्युनिटी स्कूल्स हैं उनके लिए हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली एफईएमटी जो है वो मैं कहती हूँ कि इज़ द ब्लेसिंग फॉर द बल्तिस्तानी पीपल, कि उन्होंने आके ही हमें रोशनास करवाया कि बेसिकली एजुकेशन होता क्या है, और आपको एजुकेशन किस लिए हासिल करना चाहिए। पहले हमें ऐसा लगता था कि एक डिग्री है और एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हमें लेना है, लेकिन एफईएमटी ने बल्तिस्तान के अवाम को ये समझा दिया कि नहीं, स्किल्स के साथ लेना है। आप देख सकते हैं हमारे फोकस स्कूल्स में इस वक्त स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इस वक्त प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन है, इस वक्त आप देख सकते हैं आईटी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। हमारे बच्चों ने इस लास्ट ईयर रोबोट्स तक बनाए डिफरेंट, और सेंसर्स, वेबसाइट, तमाम चीज़ों को जो इस वक्त नेशनली या इंटरनेशनली एजुकेशन के फील्ड में इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो उन तमाम चीज़ों का फ्लेवर आपको हमारे फोकस स्कूल्स में मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे 6-7 के स्टूडेंट से भी आप पूछ लें तो एंटरप्रेन्योरशिप उनको अच्छा सा वो आपको बता सकेंगे कि इन द फ्यूचर किस फील्ड में आपको जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, बल्तिस्तान में क्या चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एफईएमटी का एक छोटा-सा तारुफ है। मैम आज के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा मसला आप क्या देख रही हैं?
आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें? ओके, अगर हम देखें तो आजकल के स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझ रहे, ये बड़ा मसला है। ठीक है। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन से पहले अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेट आया घरों में, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के हो गया है, लेकिन कैसे इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करना है, इसमें हमारे बच्चे अभी तक फ़ेल हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको कैसे लेके चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का मुझे जो आजकल चैलेंज उनको जो फ़ील हो रहा है, वो ये मुझे लगता है कि वो अपने आप को मतलब उनके पास डाइवर्स चीज़ें आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर करियर काउंसलिंग की थोड़ा-सा चैलेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। मैम आजकल जो है मार्क्स पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, स्किल्स पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। हुँ। आपके नज़दीक मार्क्स और स्किल में से सबसे ज़्यादा अहम कौन-सी चीज़ है? ओके। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, पूरी दुनिया में अभी मार्क्स भी अ, मतलब ऊपर के लेवल का अगर हम देखें एसएससी और एचएससी की, आपको जहाँ पर भी असेस किया जाता है वो आपके स्किल पे नहीं, आपको अगर एडमिशन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, आपके मार्क्स पे जाता है। लेकिन आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से या आपके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से या अपने आप को इन फ्यूचर सोसाइटी में एडजस्ट करने के हवाले से, मैं कहती हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मार्क्स ओरिएंटेड एजुकेशन। क्योंकि स्किल्स में मैंने पहले भी कहा ना कि अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, उनके जो लर्निंग स्टाइल है, वो तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर लिटरेचर में अच्छा होगा तो कोई जो है क्राफ्ट में अच्छा होगा, कोई आर्ट में अच्छा होगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आईटी में बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो मुझे जो फ़ील होता है कि हमें अब पैराडाइम ऑफ एजुकेशन इज़ टोटली शिफ्ट, तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मार्क्स ओरिएंटेड जो एजुकेशन सिस्टम है। मैम यंग जो गर्ल्स हैं जो लीडरशिप देना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? यंग गर्ल्स, उनको सबसे पहले तो यंग गर्ल्स को मैं ये कहूँगी, जितनी भी लड़कियां हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो एजुकेशन की अवेयरनेस आ रही है, तो मैं यूनिवर्सिटी में भी जा रही थी, तो यूनिवर्सिटी में मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा यूथ इस वक़्त इनरोल है, उसमें लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पहले एक फ़ील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ पैदा करें, सेकंड थिंग अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, थर्ड थिंग जो है वो उनको चाहिए कि अपने अंदर टॉलरेंस, पैशंस अपने अंदर लेके आएँ और एक फ़ील्ड को वो लीड करें और सोसाइटी में अपना काम करें। तो एज़ अ लीडरशिप मुझे फ़ील होता है कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान है। तो उनके लिए भी मैं सेकंड थिंग मैं ये कहूँगी कि यंग गर्ल्स को कि अपने लिए एक रोल मॉडल चुनें। लास्ट टाइम मैं कोई सेशन ले रही थी, उसमें मैंने देखा तो लड़कियों को तमाम टिकटॉकर्स के नाम याद थे, लड़कियों को डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के नाम याद थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके लिए रोल मॉडल हज़रत फ़ातिमा सईदा बन सकते हैं। उनको उनके लिए रोल मॉडल हज़रत ज़ैनब अल कुबरा बन सकती हैं, ठीक है ना? तो उनको इस तरीके से अपने लिए एक लीडर को रोल मॉडल बना के आगे चलने की ज़रूरत है। तो मैं सबको ये कहूँगी कि अपने स्किल, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ-साथ अपने लिए एक रोल मॉडल चुनें और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप काम करें। मैम अगर एजुकेशन को एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करेंगी आप? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखें, एजुकेशन को मैं कहूँगी कि चेंज इन योर बिलीफ या फिर चेंज इन योर पर्सपेक्टिव्स इज़ द नेम ऑफ एजुकेशन। अच्छा मैम अक्सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ़ फ़ीस पे फ़ोकस करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, ये एक कॉमन वो है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन चीज़ पे फ़ोकस करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि एजुकेशन और आपका हेल्थ, ठीक है? बेसिकली ये होता है आपके स्टेट का, जो आपकी कंट्री के हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। तो हम सबको प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुछ ना हो, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। तो फ़ीस हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उस पे हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, लेकिन फॉर द ऑपरेशनल कॉस्ट वहाँ पर भी तो एम्प्लॉइज़ होती हैं। वहाँ पर भी स्टूडेंट की लर्निंग के लिए मटेरियल चाहिए होती हैं। इवन स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए चेयर्स चाहिए होती हैं। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो उसके लिए उनको इतना फ़ीस तो लेना पड़ता है कि वो कर लें। जैसे गवर्नमेंट का है तो आप काम
खैर मुझे अभी लाइव बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन करिए ना कि आपकी सैलरी आती रहती है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती है आपकी फ़ीस के ऊपर। आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, आपके टीचर्स की सैलरी। तो आप खुद सोचें कि अगरचे हम टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल कहाँ पे होगा, ठीक है? और टीचर्स को तो मैं कहती हूँ कि आप किसी भी उसमें जज नहीं कर सकते ना उसको कितना हदिया मिलना चाहिए, ठीक है? जितना दें, कम हो। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि उनकी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर हमें उस पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे नॉलेज में, क्योंकि मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, तो जितनी फैसिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि उसको एजुकेशन सिस्टम का अगर आप देखें तो हम कॉस्ट निकालते रहते हैं, तो एक बच्चे पर जितना कॉस्ट लगता है, उनकी जो फ़ीस है ना, वो उसका 10% भी नहीं होता है। उस बच्चे के जितना हम लोग टी हमारे आप देख सकते हैं कि कोई भी टीचर बगैर ट्रेनिंग के क्लास में नहीं जा रहा होगा, उसका ट्रेनिंग कॉस्ट अलग होता है। फिर बच्चे के लिए रिसोर्सेज़ का अगर आप क्लासेस में देखें तो हमारे पास इस वक़्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिसोर्सेज़ हैं। फिर कंप्यूटर लैब्स आप अगर देख लें, तो हमारे हर वक़्त हमने सोलर लगाए हुए हैं, बच्चा किसी वक़्त जाके सीख सकता है, उसके लिए कंप्यूटर लैब्स ओपन हैं। तो ये तमाम रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा बहुत मिनिमम कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है। मैम आपके नज़दीक एजुकेशन सिर्फ़ डिग्री लेना है या बेहतर इंसान बनना? यानी एजुकेशन तो बेहतर इंसान बनना कि आप सबसे पहले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है एजुकेशन, कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे, आपको पता होगा कि आप खुद क्या हैं, ठीक है? आपकी क्या पहचान है। और उसके बाद जो है वो आपका रोल सोसाइटी में या आपके घर में नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ एजुकेशन। और बाकी जो डिग्री लेना है वो उसको कहा जाता है कि लिटरेसी। आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी 0% है। तो इसमें मैं कहूँगी कि आपका एजुकेशन जो है वो अपने आप को चेंज करना, एजुकेशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैम आपके ख़्याल में हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो एक स्टूडेंट को सोचना सिखाता है या सिर्फ़ याद करना? हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना वो अगर हम उस वक़्त की बात करें, जिन स्कूलों में इस वक़्त फ्रेंड्स एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट काम कर रही है, तो वहाँ पे हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं। ठीक है? बच्चा सोचे और खुद से कुछ क्रिएट करे, ये हमारा मेन फ़ोकस होता है क्लास 8 तक। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर हमारी भी मजबूरी है, हम भी रोड मेमोराइज़ेशन पे है क्योंकि फेडरल बोर्ड में जाना है। तो उसके बाद हम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को और अपने तालिब इल्म को सोचना नहीं सिखाते हैं। उनको क्रिटिकली थिंक करना, रिफ्लेक्ट करना नहीं सिखाते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मैम एजुकेशन सिस्टम में अभी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो क्या है जो इम्प्रूव कर सकते हैं आप? ये जो फ़ील होता है ना, एक तो आपका करिकुलम, हाँ। सेकंड थिंग आपका टीचर एजुकेशन, ठीक है? थर्ड थिंग जो है वो आपका असेसमेंट सिस्टम। मुझे लगता है ये तीनों पाकिस्तान में चेंज होने की ज़रूरत है। जी। आपके नज़दीक जो सक्सेस का असल मतलब क्या है? और ये कौन लोग हैं जो से आप कहेंगे कि ये सक्सेस बंदे हैं? सक्सेस का मतलब डेफ़िनेशन आप पूछ रही हैं या फिर आप यानी कि ये बंदा सक्सेसफुल बंदा है, हाँ, मतलब हम आपके किसे नज़र कहें? में हाँ, कि हम कहेंगे कि ये बंदा सक्सेसफुल है, तो वो किसको कहेंगे? कि एक जजमेंट के तौर पर किसको कहेंगे कि ये हाँ यार, ये बड़ा सक्सेसफुल बंदा है? बिल्कुल। मैं सक्सेसफुल बंदा उसको कहूँगी जो जिसका माइंड, बॉडी कूल हो, मतलब स्मूथ हो, कोई डिस्टर्बेंस उसके अंदर ना हो। मैं उसको सक्सेसफुल इंसान कहूँगी। क्योंकि सक्सेस जो है वो अभी हमारे लोगों ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर किया हुआ है। जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, वो सक्सेसफुल है। तो मेरे नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज है। अगर आप समझते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, आपने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो आप सक्सेसफुल तब हैं जब आप खुद सेल्फ सैटिस्फाई हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है? आपको किसी को माँगना ना पड़े बल्कि आप दे रहे हो। वो किसी भी टर्म में हो सकता है। मैम उसवा एफएमटी के रीजनल हेड होने के नाते असातिज़ा के जो मोटिवेशन है और ट्रेनिंग है, उसके हवाले से क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे एक तो असातिज़ा को हम लोग जब हायर कर रहे होते हैं, इसके बाद हम कंप्लीट उनकी ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं। सेकंड जितने भी इस वक़्त एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी न्यू चीज़ें आपके क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने असातिज़ा को इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर दे दें, उनकी ट्रेनिंग करवाएँ। सेकंड थिंग फॉर द मोटिवेशन लेवल,
हमारी कोशिश होती है कि हम कुरान, नहजुल बलागा और इन चीज़ों की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें, आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में भी, आपके टीचर ट्रेनिंग में भी, आपके क्लासरूम डिलीवरी में भी, आपके स्टूडेंट इंटरेक्शन में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन कोशिश जो होती है ना, हम स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे होते हैं टीचर्स को, और रूहानी तरबियत आपके उसके साथ-साथ हम रूहानी तरबियत भी कर रहे होते हैं उनके लर्निंग स्किल्स के साथ-साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि हमारा ट्रेंड और रेशो स्कूल्स में बहुत कम है टीचर्स का। और ये यूनिट जो हमारा बना हुआ है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, इसमें कंटिन्यूअसली टीचर्स की ग्रूमिंग चल रही होती है। इसमें ट्रेनिंग आप हो गए, फिर उनको क्लासरूम बेस्ड सपोर्ट हम दे रहे होते हैं टीचर्स को, कि कहीं पर भी वो टीचर्स प्रॉब्लम में है तो हमारे पास एजुकेटर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं। वो जाते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उन टीचर्स के जो भी गैप्स हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसमें बाकायदा बैठ के कोलैबोरेशन के साथ हम उसको रिविजिट कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि 1 साल में 1 दफ़ा ट्रेनिंग होगी उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, हम कंटिन्यूअस सपोर्ट दे रहे होते हैं फ्रॉम मार्च टू नवंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने थैंक हमें यू। वक़्त दिया। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।